नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजनीति के क्षेत्र की बात करें आप या सार्वजनिक क्षेत्र की बातें करें तो हेट स्पीच की बड़ी चर्चा है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार में जो एक कथित संत सम्मेलन हुआ उसमें जो बातें कही गई, उसके बाद रायपुर में जो कुछ कहा गया, इसके अलावा दिल्ली के दंगों के समय राजनेताओं के जो बयान आए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि उसकी सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उस पर फैसला सुनाया जाए। हेट स्पीच किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। घृणा कोई ऐसा भाव है जो किसी भी समाज में, किसी परिवार में, किसी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आदर्श स्थिति होती है, ऐसा होता नहीं है। और अगर हो तो कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आज हेट स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ हेट क्राइम की। घृणा के आधार पर किया जाने वाला अपराध, क्या वो हेट स्पीच से भी ज़्यादा नहीं है? क्योंकि आप किसी भी निर्दोष की जान सिर्फ इसलिए कैसे ले सकते हैं कि आप उससे घृणा करते हैं या उससे सहमत नहीं हैं या उसका काम काज का तरीका आपको पसंद नहीं है। मैं ये एपिसोड जो है करना तो चाहता था 30 जनवरी को, जो गांधी जी की पुण्यतिथि है। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई। ये बात सारी दुनिया जानती है। उसके बाद क्या क्या हुआ उसमें से भी ज़्यादातर चीज़ें सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़, एक घटना जिसे दबा दिया गया, उस समय की जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने दबा दिया। और अफसोस की बात यह है कि सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए भी ऐसा हुआ। कारण जो भी रहे हों, मुझे नहीं मालूम क्या कारण था, लेकिन आज़ादी के बाद का, आज़ादी के दौरान बंटवारे के समय जो नरसंहार हुआ, खून खराबा हुआ, उसका जो है इतिहास में आपको भरपूर उल्लेख मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी हेट क्राइम, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार, उसका जिक्र हमारे मीडिया में, शोध में, इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देता। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। 1948 में 30 जनवरी को शाम गांधी जी की हत्या हुई। उसके 3 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के पुणे में 50 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। मुंबई में 15 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद ये हिंसा का तांडव कई दिनों तक, काफ़ी समय तक होता रहा। इस बारे में हमें जो पता चलता है वो कुछ ऐसे लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों या भुक्तभोगियों की जो दास्तान है उनके ज़रिए, या बाहर से जो शोध हुए हैं उनके ज़रिए। उसके अलावा भारत सरकार के रिकॉर्ड में आपको या तो जो है वो दिखाया नहीं जाएगा, उसके अलावा है भी नहीं ज़्यादातर। कितने लोगों को सज़ा हुई, कोई इसका रिकॉर्ड है क्या? कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई, इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? पहले खोजा गया जितने गोडसे सरनेम के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे उनकी हत्या की गई। उसके बाद चूँकि गोडसे सरनेम के जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं वो कोंकणस्थ ब्राह्मण होते हैं, तो सारे कोंकणस्थ ब्राह्मणों की हत्या की गई। उसके बाद जो है जो देशस्थ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण होते हैं उनकी हत्या की गई। उसके बाद जो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे उन सब की हत्या का प्रयास हुआ। यानी जो बच गए वो 2 कारणों से बचे, या तो उस समय वो अपने घर पर नहीं थे या वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे ही लोग बच पाए। और ऐसा नहीं, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कोई भीड़ घूम रही हो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर ये इसमें महाराष्ट्रियन ब्राह्मण रहते हैं या किसी और जाति के लोग रहते हैं? तो जातीय हिंसा का भी सबसे बड़ा तांडव 1948 में हुआ, 30 जनवरी के बाद। उस पर कहीं आपको किसी महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र से बाहर देश के किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के नेता का कोई बयान मिलता है जिसने इस नरसंहार की निंदा की हो, आलोचना की हो, इस पर अफसोस जाहिर किया हो?
नागपुर में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई पुणे के बाद। नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में जो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की फैक्ट्री थी, दफ्तर थे, या उनके जो है इस्टेब्लिशमेंट थे, दूसरे दुकान या दफ्तर जो भी थे, सब जला दिए गए। कोई बचाने वाला नहीं, कोई पुलिस रोकने वाली नहीं। ये सब कुछ होता रहा। जबलपुर से उस समय छपता था एक अखबार जिसका नाम था उषा काल। उसने अपने 5 फरवरी के अंक में एक खबर छापी कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में 400 गांवों में महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, उनको मार दिया गया। इस हिंसा में 1500 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के घर जलाए गए। कितने लोग मरे, कितने भाग गए, कितने बचे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 1948, आज हम 2022 में हैं, आज तक इस बारे में सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हुआ कि इसका कोई जो है एक रिकॉर्ड कम से कम तैयार किया जाए कि कितने लोग उस समय, कितने लोगों ने पलायन किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के घर जलाए गए। इसकी चर्चा कब शुरू हुई? 20 साल बाद, जब एक ब्रिटिश पत्रकार मॉरीन पैटरसन वो शोध के लिए आई कि गांधी की हत्या के बाद की जो परिस्थितियां थीं उनके बारे में शोध करने के लिए हिंदुस्तान आई। तो वो कहती हैं कि वो जहाँ भी गई, सरकारी कार्यालयों में गई महाराष्ट्र में, कहीं भी कोई रिकॉर्ड दिखाने से सरकारी अधिकारियों ने मना कर दिया। और उस समय का आज जो लोग बात करते हैं गोदी मीडिया और सरकार नियंत्रित मीडिया, सरकार ने पूरे मीडिया को खरीद लिया है, सरकार की गोद में बैठा है पूरा मीडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही खबर चलती है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चलती है, उनके विपक्षियों के बारे में नहीं लिखा जाता, उनके खिलाफ उनकी आलोचना में नहीं लिखा जाता, नहीं दिखाया जाता। उन लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 1948 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब 1948 के इस नरसंहार का जिक्र अखबारों में क्यों नहीं मिलता है? क्यों अखबारों ने ये खबरें दबा दी? और आपको और कई बातें सुनकर इससे भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये हिंसा करने वाले कोई और नहीं, अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा का पाठ पढ़ाने में लगा दिया, महात्मा गांधी, उनके अनुयायी सबसे आगे थे और इसमें कांग्रेस के लोग सबसे आगे थे। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब दुनिया में नहीं है, द्वारका प्रसाद मिश्र, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि इसमें सबसे आगे जो है कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के सिंपैथाइजर, कार्यकर्ता, और उन्होंने कहा कई तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या में बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया। तो अहिंसा के पुजारी के फॉलोअर्स ने हिंसा का ये तांडव किया 1948 में, और किसी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि गांधी जी की हत्या के बाद किस तरह से संघ के लोगों को फंसाने, उनको जेल भेजने, प्रताड़ित करने की कोशिश सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर हुई। गृह मंत्रालय, दूसरे मंत्रालय लगे हुए थे। मैंने बताया था कि ये एक जो है स्टेनोग्राफर को किस तरह से परेशान किया गया, किस तरह से उसका पूरा जीवन जो है वो नरक बना दिया गया। उसको सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया कि उसके घर के बाहर कोई कार्यक्रम हो रहा था, सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन इन हत्यारों के खिलाफ, इनमें से किसी हत्यारे के खिलाफ कोई मुकदमा चला क्या? नहीं चला। तो क्यों नहीं चला? उस समय की अदालतें क्या कर रही थी? क्यों किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया? उस समय नहीं लिया। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कभी तो इस पर कोई विचार करता? या महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं था, जैसे कश्मीरी ब्राह्मणों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं था। जिस तरह से उनको जम्मू कश्मीर से निकाला गया, उनकी हत्या की गई, बलात्कार किया गया, घर जला दिए गए, घर पर कब्जा कर लिया गया। और एक बात और बताऊँ आपको,
हम में से मतलब हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी ने 1948 तो नहीं देखा, लेकिन हम लोगों में से ज़्यादातर, युवाओं को छोड़ दें तो ज़्यादातर ने 1984 का सिख नरसंहार देखा है। 1984 के सिख नरसंहार का पैटर्न देखिए आप, और 1948 में महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के साथ जो हुआ उसका पैटर्न देखिए। आपको एक जो है वो कंटिन्यूटी नज़र आएगी, एक रूपता एक नज़र आएगी। एक ही तरह से दोनों नरसंहार हुए। उस समय भी मतदाता सूची लेकर, घरों के नंबर खोजकर और नाम से देखकर, सरनेम के आधार पर हमला किया गया। 1984 में भी यही हुआ। 1984 में भी आप देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद 1984 में भी 3,500 लोगों के मारे जाने के बावजूद जिंदा, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को जिंदा जलाया गया। उस समय की सरकार ने एक FIR नहीं लिखी, एक पुलिस ने एक कहीं लाठी नहीं चलाई, और ये सब होता रहा अहिंसावादी पार्टी के नाम पर। 1984 में कह सकते हैं कि गांधी की शिक्षा को शायद भूल गए, 1948 में तो नहीं भूले थे। गांधी जी तो 30 जनवरी की शाम को जो हुआ, शाम की प्रार्थना सभा तक तो जीवित थे। उनका प्रभाव, उनके विचार उस समय ज़्यादा असर था, आज की बजाय कह सकते हैं। मतलब 84 का जिक्र कर रहा हूँ मैं। उस समय क्या हुआ, वो अहिंसा की शिक्षा कहाँ चली गई थी? इस घटना का, इस नरसंहार का ज़्यादा जिक्र या कहें कि चर्चा इसलिए भी, एक कारण ये भी है कि जो पीड़ित थे उन्होंने चुपचाप उस अत्याचार को बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, उन्होंने कोई न्याय की मांग नहीं की, इसलिए कोई न्याय देने के लिए सामने भी नहीं आया। जो डेमोक्रेटिक, अपने को सबसे बड़ा डेमोक्रेट बताता है जवाहरलाल नेहरू, उनके आज के अनुयायी जो उनको महिमा मंडित करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा डेमोक्रेट भारत में आज़ादी के बाद नहीं हुआ। उन लोगों से भी सवाल है कि भाई इस नरसंहार पर नेहरू जी क्या बोले थे। कहा जाता है कि उस समय मीडिया पर सरकार का भारी दबाव था कि इस बारे में खबरें ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खबरों को दबा दिया जाना चाहिए। जो मोदी की आलोचना करते हैं, जो दिन, और वो लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, जो सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक मोदी को गाली देते रहते हैं, सपने में भी गाली देते होंगे, गाली देते हैं, खुलेआम गाली देते हैं और निश्चिंत होकर घूमते हैं, वो मोदी को डिक्टेटर बताते हैं। आज तक 2002 गुजरात दंगे का जिक्र होता है। गुजरात दंगे में पुलिस फायरिंग में कितने लोग मारे गए, सेना कब बुलाई गई, इस सब का ब्यौरा आपको पता है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी को दोषी आज तक ठहराया जाता है। 1948 में महाराष्ट्र में कभी सेना बुलाई गई, ऐसी कोई खबर कहीं छपी है क्या? इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, दफ्तर जलाए जा रहे थे, फैक्ट्री जलाई जा रही थी, उनके कारखाने जलाए जा रहे थे, मारा जा रहा था लोगों को। वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर, उनके घर पर हमला हुआ, पत्थरों से मारा गया उनको, बुरी तरह घायल उनको मरा हुआ छोड़कर चले गए, जिनकी बाद में कुछ समय बाद मौत हो गई। तरुण भारत अखबार एक था उस समय, अब भी शायद निकलता है, कौन लोग निकालते हैं मुझे नहीं मालूम। उसके संपादक थे, उनका नाम था गजानन त्रयंबक मदखोलकर। उनका घर जला दिया गया, वो किसी तरह से जीवित बच गए। बाद में उन्होंने एक डायरी लिखी, किताब लिखी डायरी के रूप में, और पूरी घटना का जिक्र किया। मराठी में यह है, जिसका शीर्षक था एका निर्वासिता चीज स्टोरी, मराठी में है। उसमें पूरी घटना का ब्यौरेवार जिक्र किया गया है। मॉरिन पैटरसन, जिनका जिक्र किया मैंने, ब्रिटिश पत्रकार का पहले, उनकी किताब है गांधी एंड गोडसे। वो किताब मुझे नहीं मिल पाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मिल जाए। उसमें काफ़ी कुछ इस घटना का, उस दौरान के नरसंहार का जिक्र है। एक किताब, एक लेखक हैं आर सूरज कुमार, उनकी भी है इस मुद्दे पर, 1948 ब्राह्मण जेनोसाइड ऑफ महाराष्ट्र। तो ये एक दो किताबें हैं, लेख हैं, कुछ खबरें हैं। इनके अलावा अंदाज़ा ये है
कि 6 से 8 हज़ार महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या हुई और इस हत्या के लिए जिम्मेदार कोई नहीं ठहराया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आज़ाद देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हिंसा हो, ये जातीय हिंसा, ये हेट क्राइम था। भारत का आज़ादी के बाद का पहला और सबसे बड़ा हेट क्राइम था, जिसका जिक्र कोई नहीं करता आज। जिस एक अखलाक के मारे जाने का इतना हंगामा देश विदेश तक हुआ, कहा गया कि ये मॉब लिंचिंग थी। मॉब लिंचिंग के 2 बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, 1948 और 1984। उनका जवाबदेह कौन है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कुल मिलाकर बात ये है कि 1948 का ये जो नरसंहार था, ये जो हेट क्राइम था, आज़ादी के बाद देश का पहला हेट क्राइम था, जिसको अहिंसक गांधीवादियों ने अंजाम दिया। और आपको ये भी बता दें कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जो कांग्रेसी इस हिंसा में शामिल थे, उनमें से बहुत से लोग आगे जाकर उनको टिकट मिले, विधानसभा लोकसभा के टिकट मिले, वो मंत्री बने। वही पैटर्न आप देखिए 1984 में भी जो कांग्रेसी उस हिंसा में शामिल थे, उनको टिकट दिया कांग्रेस ने, उनको पद दिया कांग्रेस ने, राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा। तो इस तरह की हिंसा, इस पर अगर आप चुप्पी साधेंगे तो कोई तो कभी उठेगा भविष्य में जो इसका हिसाब मांगेगा, जो इसका न्याय करेगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मौजूदा भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इस पर निश्चित रूप से एक आयोग का गठन करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ये जानने के लिए ये आयोग इसलिए नहीं कि बदला लिया जाए जिन्होंने किया, ये इसलिए कि उन कारणों का पता चले, उन प्रवृत्तियों का पता चले, जिससे भविष्य में ऐसा ना हो। 1948 में अगर ये किया गया होता तो शायद 1984 ना होता। 1984 में भी देखिए आप, उस समय भी किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। तो देश की अदालतें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। कटघरे में वो भी हैं। 2 ऐसे नरसंहार, और संख्या की दृष्टि से देखें तो 1948 का नरसंहार तो 1984 के नरसंहार से भी बड़ा था। फिर भी सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहा। महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार कर लिया चुपचाप, कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिखों ने स्वीकार कर लिया। तो ये जो हेट क्राइम के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो जो प्रवृत्तियां हैं, उनको रोकना अगर है तो 1948 और 1984 दोनों का क्लोजर होना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।